गांव के किनारे पर एक छोटा सा कच्चा मकान था। मकान के बाहर एक पीपल का पेड़ खड़ा था जो हर मौसम में अपनी शाखाओं से छांव फैलाता। उस मकान में एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका नाम था काशिफ। काशिफ की जिंदगी बहुत साधारण थी। वह दिन भर जंगल जाकर लकड़ियां काटता, शाम को उन्हें बाजार ले जाकर बेचता और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता। काशिफ के पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर जो कुछ था वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी 10 मुर्गियां। ये मुर्गियां उसके लिए सोने के अंडे के बराबर थीं। वह रोज उनके अंडे जमा करता, कुछ घर में खा लेता और कुछ बेच देता। इन्हीं मुर्गियों के सहारे उसका चूल्हा जलता और हर रात उसे उम्मीद मिलती कि कल भी गुजारा हो जाएगा। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद काशिफ मुर्गियों के दड़बे के पास बैठता और उनसे बातें करता। वह कहता, मेरी प्यारी मुर्गियों, तुम ही मेरा सहारा हो। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। मुर्गियां जैसे उसकी बातें समझती थीं और खुश होकर कुकड़ू कूं करने लगतीं। लेकिन जंगल के किनारे रहने वाले लोग जानते थे कि वहां हमेशा सुकून नहीं रहता। उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था शीजा। शीजा अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए मशहूर थी। वह छोटे जानवरों को शिकार बनाकर अपनी भूख मिटाती थी। लेकिन जब उसे काशिफ की मुर्गियों का पता चला तो उसके मन में लालच जाग गया। यह लकड़हारा तो सीधा साधा है, 10-10 मुर्गियां, अगर मैं रोज एक उठा लूं तो मजे ही मजे हैं, शीजा ने मन ही मन सोचा। अगली ही रात जब गांव पर सन्नाटा छा गया और काशिफ दिन भर की थकान से सो गया, शीजा धीरे धीरे मकान के पास पहुंची। उसने दड़बे का दरवाजा सूंघा और बड़ी चालाकी से एक मुर्गी दबोचकर भाग निकली। सुबह काशिफ ने मुर्गियां गिनी तो 9 रह गईं। अरे, मेरी एक मुर्गी कहां गई? वह हैरानी से बोला। उसने चारों तरफ ढूंढा मगर कुछ पता न चला। उसे लगा शायद किसी बिल्ली ने उठा ली होगी। फिर उसने खुद को दिलासा दिया, खैर है, 9 बची हैं, अल्लाह का शुक्र। मगर यह तो बस शुरुआत थी। अगली रात फिर शीजा आई और एक और मुर्गी ले गई। फिर अगली रात भी वही हुआ। धीरे धीरे काशिफ की मुर्गियां कम होती गईं। काशिफ हर सुबह दड़बे के पास बैठकर सिर पकड़ लेता और रोने लगता। या अल्लाह, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी मेहनत का सहारा कोई चुरा रहा है। अब उसे समझ में आ गया था कि यह किसी बिल्ली या कुत्ते का काम नहीं, बल्कि कोई चालाक लोमड़ी है। उसने सोचा, अगर यह इसी तरह चलता रहा तो कुछ दिनों में मेरी सारी मुर्गियां खत्म हो जाएंगी। मुझे कुछ करना होगा। इसलिए काशिफ ने एक दिन बाजार से मजबूत रस्सी और लकड़ी का डिब्बा खरीदा। रात को उसने मुर्गियों के दड़बे के पास एक जाल बिछाया और दिल ही दिल में दुआ की कि आज वह उस चोर को जरूर पकड़े। रात गहराई, गांव पर सन्नाटा छा गया। हवा में खामोशी थी। काशिफ ने आंखें बंद की, लेकिन वह सोया नहीं, बस बिस्तर पर लेटा इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद शीजा लोमड़ी धीरे धीरे कदमों से आई। उसकी आंखें भूख और लालच से चमक रही थीं। उसने दड़बे की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही अंदर घुसने लगी, अचानक जाल उसके ऊपर गिरा और वह फंसकर तड़पने लगी। गांव के किनारे वही पुराना पेड़ और उसी से बंधा हुआ लोमड़ झोर झोर से तड़प रहा था, लेकिन अब उसके लिए बच निकलना नामुमकिन था। अरे कमीने, मेरी मुर्गियां चुराता है? लकड़हारा दांत भींचते हुए बोला और जाल को खींचते खींचते पेड़ तक ले आया। उसने लोमड़ को मजबूत रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया। फिर पास पड़ी मोटी लाठी उठाई और उसकी पिटाई शुरू कर दी। हर चोट पर लोमड़ कभी इधर भागने की कोशिश करता, कभी उधर, मगर रस्सी उसे वहीं खींच लाती। रात भर लोमड़ बंधा रहा। ठंडी हवा चलती रही। अंधेरा और गहरा होता गया और बीच बीच में लकड़हारा उठकर उसकी 2-4 और धुनाई कर देता। लोमड़ अब समझ चुका था कि अगर कोई चालाकी न की तो सुबह तक उसकी खैर नहीं। सुबह होने से पहले उसके दिमाग में एक चालाक तरकीब आई। रस्सियों में जकड़ा लोमड़ सारी रात सोचता रहा, अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहा तो ये मुझे मार डालेगा। कुछ ऐसा करना होगा कि ये मुझे छोड़ भी दे और खुद मुसीबत में फंस जाए। सुबह का उजाला फैलने ही वाला था। चारों तरफ हल्की हल्की धुंध थी। मुर्गों की बांग सुनाई दे रही थी। लकड़हारा अब भी नींद में था और लोमड़ बंधा हुआ था। अचानक उसने अपने शरीर को और रस्सियों में उलझा लिया, जैसे जानबूझकर फंस रहा हो। फिर गला फाड़कर जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। जंगल पास ही था और उसकी आवाज दूर तक गूंज गई। जंगल की बाकी लोमड़ियां भी हुंकार भरने लगीं, जैसे कोई खोया साथी मिल गया हो। इन्हीं में एक लोमड़ उसका पुराना दोस्त था। उसने ध्यान से सुना और तुरंत पहचान लिया,
ये तो मेरे दोस्त की आवाज है, कहीं मुसीबत में तो नहीं। वह आवाज का पीछा करते करते गांव के किनारे आ पहुंचा। पास आकर उसने देखा कि उसका दोस्त रस्सियों से जकड़ा हुआ है, शरीर पर चोट के निशान, लेकिन चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वह पास आकर बोला, अरे ये क्या हाल बना रखा है, तू यहां कैसे आ गया? बांधा हुआ लोमड़ दर्द छुपाकर हंसते हुए बोला, अरे भाई, तू जंगल में ठोकरें खा रहा है और मैं यहां ऐश कर रहा हूं। देख तो कैसे मोटा ताजा हो गया हूं। दोस्त लोमड़ ने हैरानी से पूछा, मोटा ताजा तो दिख रहा है, मगर ये रस्सी क्यों? बांधा हुआ लोमड़ फुसफुसाते हुए बोला, अरे ये रस्सी तो बस दिखावे की है। यहाँ का मालिक लकड़हारा बड़ा रहमदिल है। रोज मुझे मुर्गी का गोश्त खिलाता है, दूध पिलाता है और बांध कर रखता है ताकि मैं भाग न जाऊं। गोश्त का नाम सुनते ही दूसरे लोमड़ के मुंह में पानी भर आया। वह ललचा कर बोला, भाई ये जगह तो कमाल की है, काश मैं भी तेरी जगह होता। बंदा लोमड़ इतराने अंदाज में मुस्कुराया, तो क्यों नहीं, तू अगर चाहे तो मैं तुझे अपनी जगह बिठा सकता हूं। तू बस मुझे खोल दे और मैं तुझे यहां बांध दूं। 2-3 दिन में तू भी मोटा ताजा हो जाएगा। दूसरा लोमड़ पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर लालच ने समझदारी को हरा दिया। बोला, चल ठीक है, खोल देता हूं। जैसे ही उसने रस्सी खोली, बंदे लोमड़ ने फुर्ती से उसे उसी रस्सी से बांध दिया और खुद वहां से भाग निकला। सुबह का सूरज अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी और उसी समय काशिफ भोला भाला लकड़हारा पानी भरकर घर लौटा। उसके मन में अब भी गुस्सा था, आज उस मुर्गी चोर को सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। जैसे ही उसने पेड़ की तरफ देखा, रस्सी में वही लोमड़ बंधा था, मगर यह वही पुराना वाला नहीं था। काशिफ ने बिना देर किए पास पड़ा मोटा डंडा उठाया। अरे ओ चोरी के बाप, रात की मार कम थी क्या? चल आज नानी याद दिलाता हूं। लोमड़ घबराकर बोला, अरे सुन सुन, बात तो सुन ले। काशिफ ने गुस्से में डंडा और जोर से घुमाया। धप, अब बोल, तेरी अकल ठिकाने आ गई? लोमड़ दर्द से कराहते हुए बोला, मैं वह नहीं हूं जो तेरी मुर्गियां चोरी करता था। काशिफ ने बोला, वाह, अब तो चोर भी रंग बदलने लगे हैं। चोरी तो करे और कहे कि मैं नहीं। लोमड़ बेचारा जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी बोला, अरे नहीं, सच कह रहा हूं, मैं तो जंगल से यहां आया था बस अपने दोस्त को देखने। काशिफ हंस पड़ा, हाँ हाँ, और तेरे दोस्त ने तुझे यहां शादी का न्योता भेजा होगा। फिर एक और डंडा। धप। लोमड़ी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे सुन, उसने मुझे कहा था कि यहां मांस और ताजा दूध भी मिलता है। काशिफ ने जब लोमड़ी को बोलते देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है कि लोमड़ी इंसान की तरह बोल सकती हो? उसने दिल में सोचा, शायद यह मेरा वहम है। लोमड़ी फिर दोबारा बोली तो उसको यकीन हो गया कि लोमड़ी बोलती भी है। काशिफ ने चौंकते हुए डंडा रोका। क्या मांस और ताजा दूध? यहां किसके खर्चे पर? लोमड़ ने धीरे धीरे पूरी बात उगल दी। उसने कहा, यहां का मालिक बहुत रहमदिल है, रोज खिलाता है, बस रस्सी में बांध कर रखता है। मैं भी लालच में आ गया। काशिफ का चेहरा पहले हैरानी से फिर गुस्से से लाल हो गया। तो उस हरामी ने तुझे यहां फंसा दिया और खुद भाग निकला? लोमड़ ने रोते रोते सर हिलाया। और अब क्यों मुझे मार रहा है? काशिफ ने डंडा पटकते हुए कहा, मारूंगा क्यों नहीं, मेरी 5 मुर्गियां तेरे दोस्त ने चोरी की हैं। लोमड़ ने गिड़गिड़ाकर कहा, अरे मैं तेरा नुकसान पूरा कर दूंगा, बल्कि तेरी शादी करवा दूंगा। काशिफ ने एक पल को चौंक कर उसे घूरा। क्या कहा तूने? लोमड़ बोला, हाँ, तेरी शादी बादशाह की बेटी से। काशिफ का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मैं और बादशाह की बेटी? ओए तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? लोमड़ ने पूरी गंभीरता से कहा, कसम जंगल की हवा की मैं सच कह रहा हूं, बस मुझे छोड़ दे, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। काशिफ पहले तो शक में था, मगर लालच और जिज्ञासा दोनों बढ़ रहे थे। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा हो गया तो मेरी तकदीर ही बदल जाएगी। आखिरकार उसने लोमड़ को रस्सी से आजाद कर दिया। लोमड़ ने गर्दन घुमाकर शरीर सीधा किया, गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, तैयार रहना, मैं तेरे लिए बड़ी खुशखबरी लेकर लौटूंगा। इतना कहकर वह जंगल की तरफ ऐसे भागा जैसे हवा में तीर। काशिफ उसके जाते हुए कदमों को देखता रहा, मन में सोचते हुए, पता नहीं ये मुझे ऊंचे आसमान पर उड़ाएगा या मुंह के बल गिराएगा। लोमड़ रस्सी से आजाद होते ही ऐसे भागा जैसे किसी ने उसके पीछे आग लगा दी हो। जंगल के बीच से दौड़ता, झाड़ियों को चीरता, कांटों से बचता, वह सीधे उस दरिया के किनारे पहुंचा जो उसके गांव को पड़ोसी रियासत से अलग करता था। उसने ठंडी हवा में लंबी सांस भरी। अब असली खेल शुरू होगा। भोले लकड़हारे, तेरी किस्मत मेरे पंजों में है। दरिया के उस पार एक और सल्तनत थी, बड़ी,
अमीर और ताकतवर। वहां का बादशाह अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए परेशान था। लोमड़ को यह खबर पहले से थी और इसी पर उसकी पूरी योजना टिकी हुई थी। लोमड़ ने किनारे पर पानी में अपना चेहरा देखा और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराया। उसने अपनी चालाकी का अगला पत्ता फेंका। उसने अपने शरीर को झटके से हिलाया और पलक झपकते ही मानवीय रूप धारण कर लिया। अब उसके सामने एक लंबा, ना तो मोटा ना तो दुबला, बल्कि तेज नजर वाला सलीकेदार एलची खड़ा था। सर पर रेशमी पगड़ी, बदन पर नीला शाही लिबास, हाथ में चमकदार छड़ी और पैरों में नुकीले मोर चप्पल। चेहरा इतना आत्मविश्वास से भरा कि कोई शक ही न कर सके। चलो अब बादशाह को एक कहानी सुनानी है, ऐसी कि वह खुद अपनी बेटी की डोली भेज दे। वह दरिया में उतरा। ठंडा पानी पैरों को छू रहा था, मगर उसका इरादा इतना पक्का था कि लहरें भी उसे रोक नहीं सकती थीं। उसने तैरकर दरिया पार किया और दूसरी तरफ निकलकर अपने कपड़े झाड़े। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो सामने सोने चांदी के नक्काशीदार बुर्जों वाला महल नजर आया। ऊंची दीवारें, रंग बिरंगे झंडे और दरवाजे पर शाही पहरेदार। लोमड़ सीधा दरबार के फाटक तक पहुंचा। पहरेदारों ने भाले ताने। रुक, कौन है तू और कहां से आया है? लोमड़ ने एकदम ठहरकर गहरी आवाज में कहा, मैं पड़ोसी सल्तनत के बादशाह का एलची हूं, अपने मालिक का पैगाम लेकर आया हूं। पहरेदारों ने शक भरी नजर से उसे देखा। सबूत के तौर पर लोमड़ ने छड़ी आगे बढ़ाई, जिसमें सुनहरी नक्काशी थी और ऊपर मोर का पंख लगा था। यह शाही निशान है, हमारा बादशाह इसे सिर्फ अपने खास खादिम को देता है। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और सर हिलाकर लोमड़ को अंदर जाने दिया। दरबार में दाखिल होते ही चारों तरफ की शाही ठाट बाट देखकर लोमड़ का मन भी मोम हो गया। संगमरमर का फर्श, छत से लटकते सोने के झूमर और किनारों पर खड़े वजीर और उमरा। तख्त पर बैठा बादशाह, लंबा कद, सफेद दाढ़ी और आंखों में तेज। उसने लोमड़ को देखते ही हाथ उठाकर कहा, आओ एलची, पास आओ, बताओ हमारे पड़ोसी बादशाह का क्या पैगाम है। लोमड़ ने आगे झुककर सलाम किया और धीमे मगर गूंजदार लहजे में बोला, आलम पनाह, मेरा मालिक अब तक कुंवारा है। आपकी बेटी की शान और शौकत, हुस्न और अदब की चर्चा दूर दूर तक है। मेरे मालिक ने आपको अपनी मोहब्बत और इज्जत का पैगाम भेजा है, शादी का पैगाम। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। वजीरों ने कान में फुसफुसाकर बातें करनी शुरू कर दी, मगर बादशाह का चेहरा धीरे धीरे खिल उठा। एलची, तू नहीं जानता, तूने मेरी कितनी बड़ी चिंता हल कर दी। मैं तो कब से अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते का इंतजार कर रहा था। वह तख्त से उठा और पास आकर लोमड़ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यह रिश्ता मंजूर है, तारीख भी अभी तय करते हैं। और हां, तेरे मालिक के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर जाना। लोमड़ ने अदब से सर झुकाया, मगर भीतर ही भीतर मुस्कुराया। तारीख तय हो गई तो अब खेल आधा जीत लिया। बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाने का हुक्म दिया। पर्दे के पीछे से एक नाजुक सी रेशमी लिबास पहने शहजादी बाहर आई। चेहरा घूंघट में, मगर आंखें बड़ी और चमकदार। उसने शर्माकर सलाम किया। बादशाह ने लोमड़ से कहा, एलची, अपने मालिक से कहना हमारी बेटी अब उनकी अमानत है। लोमड़ ने दोबारा सलाम किया और कहा, आलम पनाह, इंशाअल्लाह मैं यह खुशखबरी लेकर तुरंत लौटूंगा। महल से निकलते वक्त उसके थैले में सोने चांदी के सिक्के और कीमती कपड़े रख दिए गए। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने खुद से कहा, अब बस इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए थोड़ा और नाटक करना है। वह दरिया की तरफ वापस चला। इस बार चाल और भी तेज, क्योंकि उसे पता था कि दूसरी तरफ भोला भाला लकड़हारा बैठा उसका इंतजार कर रहा होगा, सपनों में खोया हुआ। दरिया के पानी में अपनी परछाई को देखते हुए लोमड़ के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। अब इस भोले को ऐसे नचाऊंगा कि खुद समझेगा उसकी किस्मत आसमान पर पहुंच गई है। वह सोचते हुए दरिया पार करने लगा। पानी में उतरते ही लहरें उसके घुटनों को थपथपाने लगीं, जैसे पूछ रही हों, कहां जा रहा है चालबाज? लोमड़ मन ही मन बोला, जगह पर, लेकिन सच में नहीं। वह दूसरी तरफ किनारे पर चढ़ा, फिर सीधे गांव की तरफ दौड़ लगा दी। गांव के बाहर ही उसे काशिफ, वही भोला भाला 25-26 साल का लकड़हारा दूर से दिखाई दे गया। काशिफ अब भी आधे यकीन आधे शक में था। वह पिंजरे के पास बैठा बांस की छड़ी घुमा रहा था और मुर्गियों को देख रहा था। जैसे ही लोमड़ नजदीक पहुंचा, काशिफ उछलकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? बादशाह ने क्या कहा?
लोमड़ ने बड़ी नफासत से अपनी गर्दन सीधी की, छाती फुलाकर बोला, मुबारक हो, तेरी शादी बादशाह की बेटी से पक्की हो गई है। काशिफ की आंखें चमक उठी। सच? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? लोमड़ ने नकली बुरा मानते हुए कहा। अगर झूठ बोलना होता तो मैं जंगल के शेर को भी कह देता कि वो मेरी ससुराल है। मैं तेरे लिए जान जोखिम में डालकर गया हूं और तू मुझे झूठा कह रहा है। काशिफ शर्मिंदा होकर बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे यकीन नहीं हो रहा। लोमड़ ने उसे और लालच देने के लिए कहा, शादी की तारीख भी तय हो गई है, बस अब तैयारी करनी है ताकि तेरी बारात शाही लगे। काशिफ ने माथा खुजाया, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, कपड़े भी पुराने, मुर्गियों से ज्यादा कुछ नहीं। लोमड़ ने उंगली उठाकर कहा, बस यही तो खेल है। अगर तेरे पास असली दौलत नहीं तो नकली दौलत दिखा। बादशाह दूर से देखेगा तो समझेगा बारात तो शाही आई है। काशिफ ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? लोमड़ ने आंख मारकर कहा, मेरे पीछे आ, मैं सब समझा दूंगा। दोनों गांव से बाहर दरिया के किनारे पहुंचे। वहां पानी के पास एक मिट्टी का चबूतरा था जहां एक धोबी रोज कपड़े धोता था, मगर आज वहां धोबी की जगह गगरू कुम्हार था, गांव का सबसे बातूनी, चालाक और लालची कुम्हार। कुम्हार के पास ढेरों घड़े, मटके और सुराहियां रखी थीं। वो उन्हें धूप में सुखा रहा था। लोमड़ पास जाकर बोला, गगरू भाई, एक काम करोगे? एक सोने की मोहर दूंगा। मोहर? हाँ हाँ, काम क्या है? लोमड़ ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास जितने भी घड़े और मटके हैं उन्हें दरिया के किनारे किनारे दूर दूर रख दो, ऐसे कि ऊपर से देखने पर लगे ये सब किसी बड़ी बारात का सामान है। गगरू ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, मजेदार खेल है, कर दूंगा। सोने की मोहर देखकर उसने झटपट अपने सारे घड़े, बड़े बड़े मटके, पानी की सुराहियां तक किनारे किनारे सजा दिए। फिर लोमड़ एक दूसरी तरफ गया जहां गांव की औरतें नदी से पानी भरने आई थीं। उनमें से एक थी सुल्ताना बानो, जो ऊन काटकर रुई की तरह मुलायम फाहे बनाती थी। लोमड़ ने उससे कहा, सुल्ताना बानो, ये रुई के बड़े बड़े फाहे मुझे दे दो, बस थोड़ी देर दरिया के पानी में बहाने हैं। ये लो। सुल्ताना बानो ने उसकी बात मान ली और कई बोरे रुई के फाहे उसके हवाले कर दिए। काशिफ ये सब देखकर हैरान था। ये घड़े, ये रुई, इनका शादी से क्या लेना देना? लोमड़ ने उसकी पीठ पर हल्की चपत मारकर कहा, अरे भोले, जब बादशाह अपने महल की छत से देखेगा तो उसे लगेगा कि दरिया किनारे तेरी बारात के लिए सैकड़ों लोग डेरा डाले बैठे हैं, घड़े पानी के, रुई सामान ढकने के लिए, सब शाही अंदाज में। बस तू मेरी बात मान और वैसा ही कर जैसा मैं कहूं। काशिफ ने सिर हिलाकर हामी भरी। ठीक है, तू कहेगा, मैं वैसा करूंगा। लोमड़ ने अंतिम हिदायत दी, जब मैं दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाऊं और तू मुझे महल में जाते देख ले तो पहले गगरू को कहकर उसके सारे घड़े समेटने को बोलना, फिर सुल्ताना बानो की रुई के फाहे पानी में बहा देना, बाकी काम मैं कर लूंगा। काशिफ के चेहरे पर अब आधा डर और आधा उत्साह था। अगर यह सब सच निकला तो मैं एक लकड़हारे वाले से शहजादा बन जाऊंगा। लोमड़ ने चालाक मुस्कान के साथ कहा, और अगर झूठ निकला तो भी तेरे पास मुर्गियां तो हैं ही। दोनों हंस पड़े, मगर लोमड़ के मन में तो पहले से ही अगली चाल गिन चुकी थी। लोमड़ ने आखिरी बार काशिफ को घड़े और रुई की हिदायत दोहराई, फिर फुर्ती से दरिया में उतर गया। पानी इस बार ठंडा और तेज था, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक जंग जीतने वाला आत्मविश्वास था। धीरे धीरे तैरते हुए वह दूसरी तरफ पहुंचा। जैसे ही किनारे पर चढ़ा, उसने अपनी गीली खाल को झटका और पलक झपकते फिर से एलची का रूप धारण कर लिया। वही नीला लिबास, रेशमी पगड़ी, मोर पंख वाली छड़ी और चेहरे पर शाही मुस्कान। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही पहरेदारों ने उसे देखा और पहचानते ही सलाम किया। आइए एलची साहब, बादशाह सलामत आपकी राह देख रहे हैं। लोमड़ ने अंदर कदम रखते ही आंखें ऊपर उठाईं। महल के झरोखों से, ऊंची छतों से हर तरफ सोने चांदी की चमक फैल रही थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठे कुछ बेचैन से, जैसे किसी इंतजार में हो। जैसे ही लोमड़ ने दरबार में कदम रखा, उसने रोने की आवाज में सलाम ठोका। आलम पना, अल्लाह रहम करे, बहुत बड़ा हादसा हो गया। बादशाह घबराकर तख्त से उठे। क्या हुआ एलची? कहां है बारात और हमारे होने वाले दामाद? लोमड़ ने गहरी सांस ली और ऐसे अभिनय किया जैसे अभी अभी दर्दनाक मंजर देख कर आया हो। आलम पना, जब हमारा काफिला दरिया पार कर रहा था तभी अचानक एक भयानक तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि कश्तियां पलटने लगीं, लहरें छत से ऊंची उठने लगीं।
हमारे सारे घोड़े, ऊंट, पालकियां, यहां तक कि अमीर, वजीर, रिश्तेदार सब उसी में डूब गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें फैल गईं। इन्ना लिल्लाह! तो क्या हमारा दामाद भी? लोमड़ ने जल्दी से सर उठाया। नहीं आलमपनाह, अल्लाह का करम हुआ कि मैं और आपका होने वाला दामाद बच गए, मगर उनका लिबास भी तूफान में फट गया था। बड़ी मुश्किल से एक गरीब गांव वाले से कपड़े लेकर उन्हें पहनाए। अभी वो दरिया के दूसरे किनारे अकेले थके हारे बैठे हैं। बादशाह की बेटी जो पर्दे के पीछे बैठी थी, यह सुनकर और भी बेचैन हो गई। बादशाह ने बिना वक्त गंवाए वजीरों की तरफ मुड़कर कहा, तुरंत फौज और शाही सवारी भेजो, हमारे दामाद को इज्जत और शान शौकत के साथ यहां लाओ। इधर महल की छत पर चढ़े पहरेदार पहले ही दरिया की ओर देख रहे थे। उन्होंने देखा किनारे पर दूर दूर घड़े रखे हुए हैं और पानी में सफेद सफेद रुई के बड़े बड़े फाहे बह रहे हैं। दूर से यह सब ऐसे लग रहा था मानो सैकड़ों नावें और डेरा डालने वाले टेंट तैर रहे हों। पहरेदारों ने बादशाह से कहा, आलम पनाह, लगता है दामाद साहब का सारा काफिला अभी भी किनारे पर बिखरा हुआ है। बादशाह ने सर हिलाया, बस जल्दी करो, उन्हें यहां ले आओ। लोमड़ ने चुपचाप खरुद से कहा, अब तो खेल पक्का हो गया। शाही सवारी दरिया की तरफ रवाना हुई। सोने की पालकी, सफेद घोड़े, बाजूबंद पहने सिपाही और आगे आगे शाही नक्कारा बजता हुआ। इस बीच काशिफ किनारे पर बैठा था। उसने दूर से महल के ऊंचे बुर्ज की तरफ देखा। लोमड़ पहले ही अंदर जा चुका था। उसने हिदायत के मुताबिक गग्गू कुंभार को पुकारा, अरे गग्गू, अब घड़े समेट लो। गग्गू ने चुपचाप अपने सारे घड़े उठाने शुरू कर दिए। फिर काशिफ ने सुल्ताना बानो की रुई के फाहे पानी में डालने शुरू किए। धीरे धीरे सफेद फाहे लहरों के साथ बहने लगे। दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे बड़ी बड़ी नावें बह रही हों। कुछ ही देर में काशिफ ने देखा सामने से शाही काफिला उसकी तरफ आ रहा है। सुनहरी पालकी, सफेद घोड़े, चमकते हथियार। उसकी आंखें चौंधिया गईं। अरे, ये सब मेरे लिए? उसने मन ही मन कहा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिपाहियों ने आकर आदाब किया। दामाद सलामत, बादशाह सलामत ने आपको महल में बुलाया है। काशिफ को सोने की पालकी में बैठाया गया। घोड़े सर पर दौड़ने लगे, नक्कारे गूंजने लगे और गांव के लोग हैरान होकर एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, अरे, हमारा काशिफ तो शहजादा बन गया। इधर महल में बादशाह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लोमड़ अपने दिमाग में अगले वार की बुनाई कर रहा था। सोने की पालकी में बैठे काशिफ का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर कूद जाएगा। गांव के कच्चे रास्तों पर जब पालकी के पायदान सोने की झंकार के साथ उठते गिरते तो गांव के बच्चे उछलकर देखने लगते और बूढ़े लोग दुआएं देने लगते, अल्लाह तेरी तकदीर बुलंद करे बेटा। काशिफ अब तक यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि यह सब उसके लिए हो रहा है। उसके पैर जो पहले मुर्गियों के पीछे दौड़ते थे, आज शाही पालकी में आराम कर रहे थे। महल के ऊंचे दरवाजे पर पहुंचते ही नगारों की आवाज और तेज हो गई। गुलाब और केवड़े के इत्र की खुशबू हवा में घुल गई। दरवाजे के दोनों ओर पंक्तिबद्ध सिपाही तलवारें उठाकर सलामी दे रहे थे। काशिफ झिझकते हुए बाहर निकला। सामने संगमरमर की सीढ़ियां थीं जिन पर लाल मखमली कालीन बिछा था और ऊपर शाही बुर्ज था जिस पर सुनहरी झंडियां लहरा रही थीं। लोमड़ी अब भी अलची के रूप में आगे बढ़ा और कान में फुसफुसाई, चल, शान से चल, याद रख, अब तू सिर्फ काशिफ लकड़हारा नहीं, तू होने वाला शहजादा है। काशिफ ने गहरी सांस ली और सीढ़ियां चढ़ने लगा। दरबार का नजारा। अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। दीवारों पर सोने की नक्काशी, ऊंचे झूमर और संगमरमर पर बिछी कीमती फारसी कालीन। बादशाह तख्त पर बैठे थे, चेहरा गंभीर लेकिन आंखों में खुशी की चमक। बादशाह खड़े होकर बोले, आओ हमारे दामाद सलामत, हमें खुशी है कि तुम सही सलामत हमारे पास पहुंचे। आज से तुम हमारे अपने हो, हमारी बेटी का हमसफर बनोगे। इतना सुनते ही मोतियों जड़े पर्दे के पीछे से धीमे कदमों की आहट आई। पर्दा हटते ही सामने शहजादी खड़ी थी। रेशमी लिबास, नफीस झरी का घूंघट और पैरों में पायल की मधुर छन छन। हाथों में गुलाब के फूलों की थाली थी। उसने धीमे स्वर में कहा, खरुश आमदीद दामाद सलामत। काशिफ का दिल एक पल को थम सा गया। उसने इतनी सुंदरता गांव में कभी नहीं देखी थी। बादशाह ने हंसते हुए कहा, आज ही निकाह की रस्में होंगी। शहनाई गूंज उठी। निकाह और शाही शादी। महल का सबसे बड़ा हॉल सजाया गया। बीच में सफेद और सुनहरी कपड़े का बड़ा आसन रखा था। काजी साहब ने निकाहनामा खोला। पहले शहजादी से पूछा,
क्या आप काशिफ इब्ने हसन को अपना शौहर कबूल करती हैं? जो धीमी आवाज आई, कबूल है। फिर काशिफ से पूछा गया। उसकी आवाज हल्की कांपी, कबूल है। दस्तखत होते ही नकारों की गूंज और गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। भोजन के थाल सजाए गए, कोरमा, बिरयानी, हलवा, शरबत और न जाने क्या क्या। शाही नर्तकियां गीत गाने लगीं। गांव वाले भी खिड़कियों और दरवाजों से झांक कर अपने लकड़हारे को शाही अंदाज में देख रहे थे। एक बूढ़े ने कहा, देखो बेटा, मेहनत से नहीं दिमाग से तकदीर बदलती है। ये दूसरे ने फुसफुसाया, दिमाग या लोमड़ी की चालाकी। शादी के कुछ दिन बाद काशिफ शाही जीवन में ढलने लगा, लेकिन एक दिन दरबार में हलचल हुई। पड़ोसी सल्तनत का एलची आया। जब उसे लाया गया तो काशिफ का रंग उड़ गया। वह कोई और नहीं, वही लोमड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, दामाद सलामत, ससुराल कैसी लग रही है? बादशाह से बोला, आपके दामाद का असली घर अब खाली पड़ा है। गांव वाले कहते हैं अगर वह छोड़ दें तो हम उसे बेचकर गरीबों की मदद करें। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा घर? तुमने बताया क्यों नहीं? काशिफ हकबका गया। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, असल में वहां अभी भी नोरा नाम की एक मुर्गी रहती है जो तुम्हें याद करती होगी। सब हंस पड़े। शहजादी भी मुस्कुराई। बादशाह ने कहा, अब तुम तय करो, महल में रहना है या गांव लौटना है? काशिफ ने शहजादी की ओर देखा। उसने आंखों से इशारा किया, यहीं रहो। काशिफ बोला, अब मेरी मुर्गियां यहां हैं और मेरा दिल भी। लोमड़ी ने तालियां बजाई। वाह, तो मेरा काम पूरा हुआ। काशिफ ने कहा, अगर तुम ना होते तो मैं आज यहां ना होता। लोमड़ी मुस्कुराकर बोला, और अगर मैं ना होता तो तुम अब भी नोरा के साथ मैदान में होते। दोनों हंस पड़े। कहानी का सबक, कभी कभी तकदीर हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन दिमाग, चालाकी और सही वक्त पर उठाया गया कदम हमें वहां पहुंचा सकता है जहां हम सोच भी नहीं सकते।